देशवासियों, जय हिंद। आज के विषय की शुरुआत अपने मित्र की चर्चा से करना चाहूंगा और उस मित्र का जिक्र भी कम दिलचस्प नहीं है। हम बहुत समय पहले यूपी कॉलेज वाराणसी में कक्षा 4 में पढ़ा करते थे और शुरुआती दौर में बस कक्षा 4 का अध्ययन ही हम लोगों के मुलाकात का या परिचय का आधार था। आप समझ सकते हैं कि कक्षा 4 में पढ़ने वाले व्यक्ति की याददाश्त क्या होगी, लेकिन फिर भी 54 वर्षों के बाद फेसबुक से हम दोनों एक दूसरे से आकर जुड़े। लेकिन तब तक वाराणसी के गंगा में बहुत कुछ पानी बह चुका था। मुलाकात के बाद मैं काफी देर तक सोचता रहा कि क्या कक्षा 4 में मेरी मुलाकात अपने जिस मित्र सुनील लाल से हुई थी वो आज 54 सालों के बाद उसी बिंदु पे है या बदल चुका है। जाहिर सी बात है, जो आपके जहन में उत्तर आ रहा है, इंसान के ऊपर वातावरण का उसकी कद काठी पे फर्क तो पड़ता ही है। सुनील भी काफी कुछ बदल चुका था, लेकिन जो केंद्रीय भाव होता है व्यक्ति का, उसकी अगर नींव काफी मजबूत हो तो वह केंद्रीय भाव नहीं बदलता मित्रों। और इसके लिए शिक्षा और साथ ही वातावरण दोनों जिम्मेदार होते हैं। सुनील जब 54 वर्षों के बाद मुझसे मिला तो पता चला कि वो अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़ चुका था। एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी वो बन चुका था। और मैं डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, जिसका पूरा का पूरा परिवार फौज से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन की तरफ मुखातिब हुए। नेशनल कैडेट कोर के तहत युवाओं से जुड़ा और फिर इसके आगे कुछ मुझे अपने बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिसके परिवार के सारे लोग फौज से जुड़े हों, जो खुद भी नेशनल कैडेट कोर के अंतर्गत बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त हुआ हो, उसका मूल केंद्रीय भाव क्या रहा होगा। चलिए आज के विषय पे बातचीत शुरू करते हैं। सुनील भाई, इसके पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, आपको प्रणाम, आप जहां कहीं भी हो। हाँ, इतना कह के मैं विषय की शुरुआत करूंगा कि काशी में रहने से कोई आध्यात्मिक नहीं हो जाता और लखनऊ में रहने से सुनील भाई कोई नवाब नहीं हो जाता। अंदर वो जो कुछ होता है वही रहता है। आज का जो विषय जिस पे मैं बातचीत करने वाला हूं वो 3-4 दिनों से घटित हो रहे महाराष्ट्र का घटनाक्रम है। और मेरा ये मानना है कि महाराष्ट्र की इस घटना में कहीं न कहीं पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी का हाथ है। अब आप मित्रों सोच रहे होंगे कि महाराष्ट्र की घटना से राजीव गांधी जी का क्या संबंध है। शीर्षक थोड़ा चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन बात की समाप्ति तक आप विश्वास रखें, यह शीर्षक अपनी सत्यता को साबित कर चुकी होगी। कहते हैं कि अंतरात्मा के धरातल पर हमेशा सच चला करता है, पर मन के धरातल पर हमेशा झूठ का शासन होता है। आध्यात्मिक पुरुष आत्मा के धरातल पे जीता है और सांसारिक व्यक्ति मन के धरातल पे। श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही सुरक्षा गार्ड्स ने कर दी। जनता ने इस हत्याकांड को बहुत गहरे से लिया और इसका पुरजोर विरोध करते हुए राजीव गांधी जी को, जो कि उनके पुत्र थे, 2/3 मेजॉरिटी के साथ सत्ता सौंप दी।
राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य किए, देश को 21वीं सदी हेतु तैयार किया, कंप्यूटर की महत्ता से देश को अवगत कराया। पहले श्रीलंका को तमिलों के खिलाफ सहायता दिया और फिर बाद में तमिलों को श्रीलंका के खिलाफ मदद दिया, जो बाद में उनकी हत्या का कारण बना। दल बदल कानून लागू कराया और कानून बनाया। लेकिन दिलचस्प बात कि शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटते हुए मुस्लिम तुष्टीकरण का उदाहरण भी पेश किया। मित्रों, ताकत का सदुपयोग ना कर चालाकी का प्रदर्शन किया राजीव गांधी ने दल बदल कानून बनाने में। दल बदल कानून ऐसे पारित हुआ कि 2/3 मेजॉरिटी से एक दल से दूसरे दल में जाने वाला व्यक्ति दोषी नहीं होगा। हां, लेकिन एक व्यक्ति अगर इधर से उधर जाएगा तो उसे दल बदल कानून के लिए दोषी माना जाएगा। यानी दूसरे शब्दों में, अली बाबा दल बदल नहीं कर सकता, उसे दल बदल करने के लिए 40 चोरों की जरूरत होगी। यह संख्या टोटल संख्या की 2/3 होनी चाहिए। अब क्या कमाल की बात है, कानून बना था दल बदल रोकने के लिए और कानून सहायता करने लगा पार्टियां तोड़ने के लिए। अब तो इसके सहारे पार्टी ही नहीं तोड़ी जा रही है साहब, झंडा, निशान और वल्दियत तक पे दावा किया जा रहा है। पार्टियों का दल बदल रोकने के लिए रोना आज की तारीख में विधवा विलाप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। आत्मिक धरातल पे ईमानदारी तो ये कहती है सुधीजनों कि एक व्यक्ति इधर से उधर जाए या फिर 2/3 मेजॉरिटी से कोई व्यक्ति एक दल से दूसरे दल में जाए, दोनों दल बदल कानून की परिधि में आने चाहिए। अगर यह कानून बना होता तो सरकारें बीच में ना गिरती और ना ही 5 साल निर्बाध गति से किसी सरकार को चलने में कोई दिक्कत पेश आती। साथ ही जनता के मताधिकार का सम्मान भी होता। सच तो यह है कि चले थे तवायफ का कोठा बंद करने, जो सिक्कों की खनक देखी तो मुजरा करने लगे। यहां याद रखने वाली बात यह है कि राजनीति तो सभी कर रहे हैं सुधीजनों, फर्क इतना ही है हम करें तो सही, दूसरा करे तो गलत। अब देखिए ना, प्रफुल्ल पटेल जब तक एनसीपी में थे तो भ्रष्टाचारी नहीं थे, ईडी के सताए हुए थे। जब भाजपा गठबंधन में आ गए तो भ्रष्टाचारी हो गए। अब मान लीजिए कल को वो एनसीपी में वापस चले जाए तो क्या होगा? जाहिर सी बात है, उत्तर आपके दिमाग में आ रहा होगा। दरअसल वो कहीं भी चले जाएं, जब तक कोर्ट उनको सजा न दे दे तब तक वो अपराधी नहीं होंगे। लेकिन राजनीति तो अद्भुत है मित्रों। चारा घोटाले में सजा पाए हुए लालू यादव को गठबंधन का कोई साथी चोर कहने को तैयार नहीं। एक चोर एक गठबंधन का सिरमौर है। जमानत पे छूटे हुए नेता चाहते हैं कि जनता उन्हें अपना मसीहा मान ले और सत्ता के शीर्ष पे बैठा दे। 9वीं फेल एक लड़का कई करोड़ों का मालिक है और वो देश के बेरोजगारों को ज्ञान बांटता फिर रहा है। अपने रोजगार की चर्चा वो नहीं कर रहा कि आखिर करोड़ों रुपया उसके पास कैसे आया। सीबीआई सम्मन भेजे तो कहता है सताए जा रहे हैं, कल मुख्यमंत्री हो जाएगा, अगले चुनाव तक संपत्ति कई करोड़ बढ़ जाएगी। चुनाव आयोग फिर भी नहीं पूछेगा कि आपकी संपत्ति इतनी कैसे बढ़ गई। आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है सुधीजनों। ईडी, सीबीआई नेताओं पे कार्य न करे, राजनेता आज की तारीख में ऐसा सोचते हैं और जनता सोचती है कि हर भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। आज भाजपा विपक्ष के भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई कर रही है तो विपक्ष वालों, जब आप आना तो आप बीजेपी पे कार्रवाई करना। आज की तारीख में विधवा विलाप आप बंद करो। जो कार्य करेगा जनता उसे सत्ता पर बैठाएगी,
गाल बजाने से अब सत्ता नहीं मिलने वाली। यह पक्ष और विपक्ष दोनों पे लागू होता है। देशवासियों, एक बात और समझने की है। कहते हैं कि अंतरात्मा के धरातल पे हमेशा सच ही चला करता है। काश अंतरात्मा की धरातल पे चलते हुए सच के अंतर्गत यह दल बदल कानून बना होता और एक व्यक्ति इधर से उधर जाए या 2/3 मेजॉरिटी इधर से उधर जाए। कानून यह बनना चाहिए था, शतरंज की सारी गोटियां बिसात पे जहां थीं चुनाव होने के बाद वहीं ठहर जाती और सत्ता 5 साल तक निर्बाध गति से चलती। जनता के पैसे का दोबारा चुनाव कराने के लिए दुरुपयोग न करना पड़ता। नेताओं की चालाकियों पे विराम लगता। काश ऐसा हुआ होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो कुछ आज हो रहा है इस पे रोने का क्या औचित्य है। हम तो सिर्फ इतना ही आशा और विश्वास करेंगे, जो कल नहीं हुआ वो आज हो, बेहतर कानून हो, देश की समृद्धि में सहायक हो। आज के लिए तो सिर्फ इतना ही। देशवासियों, जय हिंद।